गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग टीम में आज हमारे साथ हैं एडिशनल डीजीपी मध्य प्रदेश पवन जैन साहब, जो 1987 बैच के सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं। कई अहम पदों पर रहे मध्य प्रदेश, कई जिलों में एसपी रहे, आईजी रहे और कई मध्य प्रदेश शासन के सरकार के कई अहम पदों पर रहे। साथ में आईपीएस ऑफिसर होने के साथ में एक इंटरनेशनल कवि भी हैं। कई कवि सम्मेलनों में भाग ले चुके हैं। लाल किले में जो काव्य मंच होता है, लगातार 9 साल तक उसमें हिस्सेदार रहे हैं, इसमें अपने काव्य पाठ किया है। इसके अलावा इंटरनेशनल स्तर पर जोहान्सबर्ग में और न्यूयॉर्क में भी अपने काव्य पाठ कर चुके हैं और हिस्सेदारी लेते हैं। साथ में एक अच्छे लेखक भी हैं। आज हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे उनकी अनकही बातें और जानेंगे उनके निजी लाइफ की, निजी प्राइवेट लाइफ के वो राज जो अब तक किसी ने नहीं जाने। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मॉर्निंग टीम में। धन्यवाद सर। किस तरह से शुरुआत हुई? एक आप आईपीएस ऑफिसर हैं, शुरू से इरादा था आईपीएस बनने का या कुछ और प्लानिंग थी? नहीं, मैं एक्चुअली मूलतः धौलपुर जिले के राजाखेड़ा गांव से हूं और मेरा जो गांव है वो चंबल नदी के किनारे है। केवल चंबल नदी के किनारे नहीं है, वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की त्रिवेणी का संगम है। तो जब हम लोग बचपन में वहां रहते थे तो पुलिस थाने और डकैतों के बारे में बहुत सुनते थे। तो मन में इच्छा थी कि मैं किसी प्रशासनिक सेवा में जाऊं और जब मैंने परीक्षा दी तो मेरा चयन भारतीय पुलिस सेवा में हुआ। क्योंकि मैं उस पूरी पीड़ा से वाकिफ हूं जो डकैती समस्या से पीड़ित लोगों की रहती है। तो मेरे मन में ये था कि मैं पुलिस के अधिकारी के रूप में अपना कुछ योगदान दे सकूं ताकि लोगों को राहत मिल सके। लेकिन इस सपने को पूरा करने के, चूंकि आप गांव से रखते हैं, गांव में आपने देखा शिक्षा का स्तर कैसा होता है, तो किस तरह का संघर्ष करना पड़ा, किस तरह का स्ट्रगल करना पड़ा आईपीएस ऑफिसर बनने को और एक सक्सेस आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए? मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से मैं जिस परिवेश में पला बढ़ा वहां पे बहुत अच्छी शिक्षा नहीं थी। हम जिस विद्यालय में पढ़ने जाते थे वहां पे भवन नहीं था और फिर जिस कॉलेज में हम लोग गए वहां 3 साल तक कॉलेज में अध्यापक नहीं थे। तो ऐसी परिस्थिति में जहां स्कूल में भवन ना हो, कॉलेज में अध्यापक ना हो, तो काफी कुछ आपको स्वयं करना पड़ता था। हाँ, लेकिन जब मैं एमएससी करने जयपुर गया तो मुझे एक बेहतर वातावरण मिला और वहीं जाके मेरे मन में ये विचार आया कि मैं सिविल सेवा दूं। लेकिन मेरी सबसे बड़ी जो मजबूरी थी वो ये थी कि मैं मूलतः गांव से था। मुझे लगता था कि हिंदी पर मेरा अधिकार ज्यादा है और एमएससी मैंने फिजिक्स में की थी। फिजिक्स में उन दिनों जब हम लोगों ने एमएससी की थी तब हिंदी की तो छोड़िए, हिंदुस्तान के राइटरों की किताब नहीं मिलती थी। तो हमें विदेशी राइटरों की किताबें ही पढ़नी पड़ती थी और हिंदी में तो उस वक्त एमएससी में लिखना और संभव ही नहीं था। लेकिन जब मैंने यूपीएससी की सिविल सेवा की परीक्षा दी तब मैंने कोशिश की कि मैं फिजिक्स को हिंदी में लिखूं। और मुझे, अगर मैं कहूं कि हिंदी के प्रति मेरा अगर अनुराग और लगाव है, वो इस कारण है कि मैं भारत का पहला ऐसा विद्यार्थी था जिसने विशुद्ध विज्ञान के भौतिक शास्त्र के विषय को हिंदी माध्यम में लिखकर चयनित हुआ। बिल्कुल सर। अच्छा सर, जब आप आईपीएस में सिलेक्शन हो गए, यूपीएससी में आपका सिलेक्शन हुआ, तो किस तरह सबसे पहली पोस्टिंग हुई? आपको कैडर में एंट्री मिला, फिर किस तरह से? सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट होने के बाद, क्योंकि मैंने दोबारा से सिविल सेवा दी थी, तो मैं मसूरी न जाके पहले मैंने हैदराबाद में ज्वाइन किया था और हैदराबाद में ट्रेनिंग करने हम लोग सबसे पहले गए थे। उसके बाद ट्रेनिंग के दौरान मुझे मध्य प्रदेश काडर का आवंटन हुआ। मध्य प्रदेश काडर में जब हम लोग आवंटन के लिए आए तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग में आए थे और उसके बाद मुझे ग्वालियर जिला पहली फील्ड पोस्टिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए दिया गया। तो इसके अलावा सर फिर कहाँ का पोस्टिंग रही मध्य प्रदेश में? कई जिलों में एसपी रहे, डीआईजी रहे, आईजी रहे। मैं समझता हूं कि ट्रेनिंग से लेके अब तक करीब 27 साल गुजर गए हैं और अविभाजित मध्य प्रदेश में मैंने काफ़ी सेवाएं दी। मैं शुरुआत मैंने ग्वालियर से की, उसके बाद मैं बरेली, एक सब डिवीज़न है रायसेन जिले में, मैं वहाँ पे एसडीओ भी रहा। उसके बाद मैं सीएसपी कोतवाली उज्जैन में रहा। भोपाल एडिशनल एसपी सिटी के रूप में मुझे लगा कि मैं यहाँ पर पहली बार जब मैं आया तो एक शहर में काम करने का अनुभव मुझे मिला। उसके बाद मैं छत्तीसगढ़ के नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में 1 साल तक कमांडेंट 11 बटालियन भिलाई तैनात रहा। लेकिन मूलतः मेरी सारी कंपनियां बस्तर में थी, जो आज छत्तीसगढ़ में है और आज उसके कई जिले उसमें से हो गए हैं। बस्तर, दंतेवाड़ा तब 2 जिले हुआ करते थे
और तब भी वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, लेकिन अभी सरगर्मियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। उसके बाद मेरी पहली पुलिस अधीक्षक के रूप में पदस्थापना विदिशा जिले में हुई और मैं मानता हूं कि वो मेरा अनुभव ऐसा अनुभव है जो कि हमेशा मेरे साथ रहेगा, क्योंकि जब आप पहली बार कोई चीज करते हैं तो वो आपके मन में बहुत दिनों तक ताज़ा रहती है। विदिशा के बाद फिर मैं एसपी सरगुजा रहा, सरगुजा के बाद फिर मैं एसपी खरगोन रहा, एसपी खरगोन के बाद फिर मैं मुरैना में रहा और सीहोर में एसपी के बाद मुझे पदोन्नति मिली डीआईजी, तो मैं डीआईजी एसएएफ ग्वालियर और डीआईजी सीआईडी ग्वालियर रहा। उसके बाद फिर मैं पुलिस मुख्यालय में रहा और इस बीच में मेरे साहित्यिक अनुराग को देखते हुए सरकार ने मुझे संस्कृति आयुक्त और न्यासी सचिव भारत भवन बनाया और मैं मानता हूं कि उससे बेहतर समय मेरे 27 साल के दौर में कोई नहीं रहा। अच्छा सर, जैसे आपकी पहले प्रोविजनल पीरियड ग्वालियर में निकला, फिर आप मुरैना भी एसपी रहे, जब आप पुलिस में आए तो मध्य प्रदेश में एक दस्यु समस्या सबसे विकराल रूप थी, नक्सलाई समस्या भी थी, तो किस तरह का अनुभव रहा सर जो दस्यु समस्या? जब हम लोग ग्वालियर में प्रोबेशनर थे तो मैं घाटी गांव थाने में पदस्थ था, तो वहां हमें पहली बार अनुभव हुआ कि किस तरह की भीषण समस्या है। लेकिन जब मैं एसपी मुरैना होके गया था तब डकैती समस्या में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया था। बड़े गैंग नहीं थे, गैंग छोटे होते थे और वो डकैती नहीं करते थे, वो अपहरण करते थे। वो किसी जंगल देहात के दूरस्थ क्षेत्र से किसी को पकड़ के ले जाते थे, फिर फिरौती मांगते थे। लेकिन मुझे मुरैना में चूंकि ये लाभ मिला, चूंकि मैं वहां का स्थानीय हूँ, चंबल के उस पार मेरा धौलपुर जिले का गांव था और इस पार में मुरैना में था, तो मैं वहां की स्थानीय रीति रिवाज से, वहां की बोलचाल से परिचित था। और धौलपुर जिले में चूंकि मैं पढ़ा था तो मुझे काफी जानकारी मेरे समीपवर्ती जिले से मिल जाती थी। तो मेरे समय में मुरैना में जो मुझे एक कहने में बहुत फक्र और गर्व है कि चंबल के इतिहास का सबसे बड़ा पहला एनकाउंटर 22 घंटे जो लंबा चला, वो आमलीपुरा गांव है महुआ थाने का, वहां हुआ और एक बहुत इनामी बदमाश था। इस पे पब्लिक ने भी 1 लाख का इनाम रखा था। शिव कुमार निम्मोरिया और छुट्टन उसमें मारा गया। सारी प्रतिकूल परिस्थितियों के बाद 22 घंटे लगातार, कभी बारिश कभी आंधी, और हम लोग बहुत ही ऐसी जगह पे थे जहां हम लोगों की स्थिति बहुत विषम थी, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने 3 में से 2 डकैतों को मारा और 1 को जिंदा गिरफ्तार किया। इसके अलावा मेरे करीब 1.5 साल के कार्यकाल के दौरान जितने भी अपहरण वहां पर हुए, हम लोगों ने यही कोशिश नहीं की कि आरोपी पकड़े जाए, हमने ये कोशिश भी की कि उनकी फिरौती भी वापस दिलवाई जाए। तो या तो जो लोग पकड़ गई थी उनको हमने मुक्त कराया बिना फिरौती के, अगर कोई अपहरण के बाद फिरौती से छूटा तो हमने कोशिश की कि आरोपियों से वो फिरौती भी वसूली जाए। बिल्कुल सर, एक आईपीएस ऑफिसर हैं आप, एक पुलिस और कवि, 2 अलग अलग फील्ड हैं। कहा जाता है कि पुलिस ऑफिसर बहुत सख्त होता है, हार्ड होता है, बहुत कड़क होता है, और एक कवि जो कहा जाता है कि एक बहुत कवि, एक हृदय उसका जो होता है एक बहुत वैसा होता है, बहुत नॉर्मल होता है, बहुत मतलब मानवता से, संवेदनाओं से भरा हुआ होता है, संवेदनाओं से लबरेज होता है। तो इस चीज में कैसे, जब आपका आमने सामने, मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं समाज को ये सोचना होगा कि वर्दी पहनने से हमारा इंसान नहीं खत्म हो जाए। और मैं मानता हूं कि जब मैं कविता करने के लिए मंच पे जाता हूं तो ये बात होती है कि पुलिस और कविता, तो मैं यही बात हमेशा कहता हूं, बंद हो थाने के पट ऐसा कभी होता नहीं, बंद हो थाने के पट ऐसा कभी होता नहीं, शहर सोए चैन से बस इसलिए सोता नहीं, कर्म पथ में है मिले मुझको मगर कांटे बहुत, आदमी हूं कैसे कह दूं मैं कभी रोता नहीं। हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि जिसके साथ ईश्वर है, जिसके साथ दुआएं, वो हमेशा सक्सेस होता है। आपने लोगों की दुआएं ली, लोगों को न्याय करा। आपके बारे में मैंने सुना है, काफ़ी पढ़ा भी है कि काफ़ी आप लोगों से आत्मीयता से जुड़ जाते थे, आम जनता के साथ। एक आम जनता आपको एक अपना दोस्त समझ के पुलिस अधिकारी नहीं समझते, दोस्त समझ के काम करते। सर कई जिलों में एसपी रहे, मुरैना रहे, सरगुजा रहे, विदिशा रहे, इन सब में सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस आपका, सबसे अच्छा अनुभव कौन से जिले में रहा एज ए एसपी? देखिए, मैं ये कहूँगा कि मुझे लोगों के साथ जुड़ने का पुलिस में आने से पहले भी बहुत शौक था। क्योंकि मैं कभी मंचों पर जाता हूँ तो पब्लिक की बात कहता हूँ, वहाँ मैं पुलिस अधिकारी नहीं होता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि मेरे लिए तय कर पाना बहुत मुश्किल है। विदिशा में मैं कहूँ एक अलग तरह के लोग थे, बहुत संस्कारवान लोग थे, वहाँ के पत्रकार बहुत विद्वान लोग थे, वहाँ के जो विदिशा शहर था वहाँ के लोगों में उनका बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा था। जब मैं सरगुजा में गया तो वहाँ एक अलग तरह का था। सरगुजा का जो जिला मुख्यालय था अंबिकापुर, वो कहीं से भी आदिवासी क्षेत्र नहीं लगता, वो बहुत ही ऐसा लगता था कि आप किसी अच्छे से शहर में हैं।
वहां मुझे सबसे अच्छा अनुभव हुआ वो सरगुजा का ये है कि मैंने वहां पर एक वीड़ा उठाया था। वहां पे कोयलांचल में 35 कोयला खदानें थी, जिनका आप नाम जानते होंगे, चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़, भटगांव, विश्रामपुर। उसमें 70,000 मजदूर काम करते थे। उन अधिकांश मजदूरों के घरों की हालत बहुत श्रम करने के बाद अच्छी नहीं थी, और उसका सबसे बड़ा कारण था कि वो महाजनों के सूदखोरी के जाल में मुंह। जब मैं पहली बार गया चिरमिरी और जब मैंने पाया कि वहां के अधिकांश मजदूर साहूकारों के गुलाम हैं, तो मैंने एक बीड़ा उठाया। वहां पे हम लोगों ने एक बड़े स्तर पर जन अभियान का एक पूरी शुरुआत की, सूदखोरी उन्मूलन अभियान चलाया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब हम लोगों ने वहां पे करीब 10,000 सर आज भी लोग याद करते हैं, निश्चित रूप से 10,000 मजदूरों को हमने ऋण मुक्त कराया। उनकी 20 करोड़ की पसीने की कमाई पूंजीपतियों की तिजोरियों से हमने आजाद करवाई। और मैं मानता हूं कि वो ऐसा काम था जिसको मैं ताउम्र नहीं भूल सकता। जब हमने देखा कि वो मजदूर जो साहूकारों के सामने गिड़गिड़ाते थे, साहूकार उनके घरों में उनकी पासबुक वापस करने आते थे, ये कहते थे कि अब हमारा तुम्हारा हिसाब चुकता, अब हमें तुमसे कुछ नहीं लेना। वो मजदूर जो कभी थाने की तरफ जा नहीं सकते थे, उनके परिवार के लोग थाने की सीढ़ियां चढ़ते थे, और वो साहूकारों की जो पूरी राम कहानी है, जो उनके गोरख धंधे हैं, उनको सुनाते थे। जब हमने उनके घर में छापेमारी की तो उनके घरों से सैकड़ों पासबुक, कई लोगों के घरों से स्कूटर उठा के ले गए, कई लोगों के घरों पे उन्होंने बलात् कब्जा कर लिया। तो जब उनको उनका सामान मिला, किसी को स्कूटर मिला, यहाँ तक कि लोग, कई लोगों के जो मवेशी होती थी, दुधारू मवेशी होती थी, उसको खोल के ले जाते थे। उनकी महिलाओं के गले के मंगलसूत्र, उनकी सोने की चैन, उनकी अंगूठियां छीन लेते थे। जब उनको वापस मिली और वो लोग जेलों में गए तो उनका कानून में, पुलिस में विश्वास बढ़ा। मैं मानता हूं कि ऐसे सैकड़ों हजारों लोगों को पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाना, पुलिस में उससे बड़ी उपलब्धि कुछ। बिल्कुल। तो अभी हम बात कर रहे हैं एडिशनल डीजी मध्य प्रदेश पवन जैन साहब से, जिनसे जान रहे थे उनके अनुभव और कुछ अनकही बातें। जल्द हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए स्टेट न्यूज के साथ। LNCT Group of Colleges, largest educational group in Central India, having presence in Bhopal, Bilaspur, Indore, Jabalpur, Gwalior. Courses offered. For admission, please contact. मॉर्निंग टीम में ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे एडिशनल डीजीपी मध्य प्रदेश पवन जैन साहब से। अभी हम बात कर रहे थे उनके कैरियर को लेकर, पुलिस की नौकरी को लेकर। अब हम उनसे बात करेंगे उनकी निजी लाइफ को लेकर। सर, शादी कैसे हुई आपकी, नौकरी में आने से पहले? नहीं, मेरी शादी मैरिज है या अरेंज मैरिज है? नहीं, मेरी शादी पूरी तरह हमारे माता पिता की मर्जी से हुई। उसमें मेरी मर्जी इस रूप में शामिल है कि मेरे पास जो है मेरे परिवार के परिचित लोग कुछ आए थे, और वो जो रिश्ता लेकर आए थे तो उसमें जो मेरी जो धर्मपत्नी है वो IIT रुड़की से पढ़कर दिल्ली में उस वक्त जॉब कर रही थी। उनके पिताजी को मेरे पिताजी पूर्व से जानते थे, तो जब ये रिश्ता आया तो मेरे पिताजी की इच्छा थी कि ये रिश्ता मेरे लिए उपयुक्त होगा। और मैं मानता हूं कि 25 साल की अब मेरी वैवाहिक जीवन हो गया है। इस बार मेरी कह सकते हैं कि रजत जयंती वर्ष है शादी का। 2 प्यारी बेटियां मेरे पास हैं, और मैं मानता हूं कि वो जो मेरे माता पिता का निर्णय था और जो हमारे परिवार और रिश्तेदारों का निर्णय था, वो मेरे लिए बहुत अच्छा और उपयुक्त रहा। सर, मैम क्या करती हैं, बेटियां हैं क्या करती हैं? मेरी वाइफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं IIT रुड़की से। उसके बाद उन्होंने MA इंग्लिश लिटरेचर किया है और इंग्लिश लिटरेचर में उन्होंने PhD की है। वर्तमान में वो यहाँ पर मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वो अब इंजीनियरिंग की जगह कम्युनिकेशन स्किल और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती हैं। मेरी बड़ी बेटी है, उसने अभी हैदराबाद नालसार से BA LLB की डिग्री की है और वो आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए तैयारी कर रही है। छोटी बेटी मेरी यहीं पे अभी 11th क्लास में पढ़ रही है, और वो भी किसी अपना जो भी उसको चुनना है
हमने अपने बच्चों को जो भी उनका मन है उसको चुनने की पूरी आज़ादी दी। अच्छा सर,